हेलो नमस्कार दोस्तों, डेम्स परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, 360 डिग्री सीरीज जहां नर्सिंग के हर सब्जेक्ट को 360 डिग्री पे घुमाया जाता है। वो क्वेश्चन डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम को नस्तेनाबूद करने के लिए कतई जहर साबित होने वाले। तो जोड़ दीजिएगा, जगा दीजिएगा तमाम उन विद्यार्थियों का जिनका ख्वाब है सरकारी कर्मचारी बनना। अरे रुकना झुकना थकना किसी भी हालत में नहीं, और कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल के दम पे अपने जिंदगी को परिवर्तन करना चाहते हो तो जाग जाएगा। अरे विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, इस बार उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। तो आसमान भी अपना होगा, जिंदगी भी अपनी होगी, जान भी अपनी होगी, रुतबा भी अपना होगा, सिलेक्शन भी अपना होगा, सिलेक्शन के बाद खुशी भी अपनी होगी। तो सर पड़ोसी के लिए क्या रहेगा? पड़ोसी के लिए यही रहेगा कि तुम अपनी जलन बरकरार रखना, हम अपने जलवे बरकरार रखेंगे। और प्यारे दोस्तों, अपने कदमों की काबिलियत को पहचानिएगा, मंजिल की तरफ खुद को अग्रसर कीजिएगा और अपने आप को लगातार निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ाने की कोशिश करो। मंजिल खुद ब खुद बोलेगी कि अब की बार तेरी बारी है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पार करो, कर छोड़ो, तेर कर दरिया पार करो। अरे ये 360 डिग्री का परिवार ये बयां करता है कि क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, कंसेप्ट, लॉजिक और रैशनल क्या होता है। हर मजबूती के साथ मैदान में टिक करके मैदान जीतना क्या होता है, एग्जामिनर को उसकी औकात दिखाना क्या होता है। और चलने वाले 2 कदम और चल गए होते तो जलने वाले थोड़े और जल गए होते। तो क्या ही फर्क पड़ता है। ध्यान रखिएगा, क्वालिटी और क्रिटिसाइज एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप में क्वालिटी होगी तो दुनिया आपकी क्रिटिसाइज करेगी, और अगर दुनिया आपकी क्रिटिसाइज नहीं करती है तो मान के चलेगा आप में कोई क्वालिटी नहीं है, आप में कोई रुतबा नहीं है। आप में बात खास होगी तो आपकी चर्चाएं आम होगी। ध्यान रखिएगा, तो हर एक समय अपने आप को चर्चाओं में रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जिनके चर्चे होते हैं बस उन्हीं के तो खर्चे होते हैं, और जिनके खर्चे होते हैं अक्सर उनके चर्चे होते हैं। चलेगा, आज के सेशन का पहला सवाल आपके सामने आ रहा है। ध्यान से लैंग्वेज को देखेगा, चारों ऑप्शन को देखेगा, जो बेहतरीन जवाब लगे वो जवाब दे दीजिएगा। कोई भी बच्चा कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, और कमेंटर बच्चा जरूर करेगा, क्योंकि कमेंट ही आपकी क्वालिटी और कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। तो पहला सवाल आपके सामने आ रहा है। दिलों की धड़कनों को थामते हुए, कमेंट बॉक्स को राफेल की तरह उड़ाते हुए उस लाइन को सार्थक कीजिएगा कि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। आपका सीएचओ में सिलेक्शन हो गया, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। आज के सेशन का पहला सवाल बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ मेड बाय पेशेंट हु हैज ए गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज वुड सपोर्ट ए नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ नॉलेज डेफिशिएंट। संजय बेटा, तुम आज पहली बार आए हो, कुपाशियम इंडेक्स हमने पढ़ा रखी है ना, इसलिए रोज आया करो। कभी कभी एक दिन जागने से क्या होगा, इतना कमेंट बॉक्स में लिखा, इतना तो गूगल पे लिखता तो भी आ जाता। सवाल ने आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा कथन होगा, इफ मेड बाई ए पेशेंट, जो मरीज के द्वारा बनाया है, हु हैज ए गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, जिसको जीईआरडी है, विथ ए सपोर्ट ए नर्सिंग डायग्नोसिस, नॉलेज डेफिशिएंट है। अरे उसमें ज्ञान की कमी है, उसमें ध्यान की कमी है। तो पहला, आई विल लाई डाउन आफ्टर 30 मिनट ऑफ मील, खाना खाने के बाद 30 मिनट लेट जाऊंगा। बेटा लेटना नहीं होता है, खाना खाने के बाद 30 मिनट खुद को अपराइट पोजीशन में मेंटेन करना होता है, ताकि जो आपका गैस्ट्रिक कंटेंट, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर लूज होने के कारण जो रीगर्जिटेट हो रहा है वो नहीं होगा। दूसरे नंबर पे, आई विल रेस्ट्रिक्ट स्पाइसी फूड इन माई डाइट, मैं अपनी डाइट में रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा स्पाइसी फूड को। चलेगा, आई शुड स्लीप विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड, सही बात है। अरे खाने को रेस्ट्रिक्ट करना सही बात है, हेड के बेड को एलिवेट करना सही बात है। और आई शुड डिक्रीज माई इंटेक ऑफ कैफीन, कैफीन वेफीन गैस्ट्रिक इरिटेटिंग प्रोडक्ट को कम कर देंगे। ये दूसरा, तीसरा और चौथा, तीनों सवाल सही है। हमसे तो नॉलेज डेफिशिएट यानी रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, हमसे तो नॉलेज डेफिशिएट का मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, और इसके लिए रॉन्ग स्टेटमेंट क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये इसोफेगस है, ये स्टोमक है, ये आपका ड्यूडिनम जेजुनम वाला एरिया निकल के आ जाएगा। अगर प्यारे दोस्तों अपन बात करते हैं कि ये जो कार्डियक इंस्पेक्टर, ये जो आपका कार्डियक इंस्पेक्टर देखने को मिलता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर, और ये लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर के लूज हो जाने के कारण जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो रीगर्जिटेट होकर के ऊपर जा रहा है, तो इसको बोलो कि गैस्ट्रिक इरिटेटिंग प्रोडक्ट को कम करो। अरे ध्यान रखिएगा, स्मॉल फ्रीक्वेंटली मील काम में लो, क्या काम में लेना है, तो याद रखिएगा स्मॉल फ्रीक्वेंटली।
क्या काम में लेना? स्मॉल फ्रीक्वेंटली मील का मतलब कम खाओ, बार बार खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साथ भर पेट के खाओगे तो याद रखिएगा ये डस्टबिन का ढक्कन की तरह इसको बल्ज करेगा और खाना रीगर्जिटेट हो जाएगा। क्लियर है? सर प्लीज स्पीड बढ़ाइए। ये भी मुझे लगता है नया आया है ना, पहली बार आया यूट्यूब पे। एक बार दूसरे लोगों का यूट्यूब की क्लास देख के आओ, सबको लगेगा पार्किंसन हो रखा है एक नॉर्मल पेशेंट की तरह, तो मैं ही ट्रीट कर रहा हूं। ठीक है, मुझे लगता है तुमने अभी तक स्पीड कभी देखी नहीं होगी, कोई बात नहीं है, नए आते हैं, नए तो थोड़े दिन में पुराने होते हैं। हाँ, तो स्मॉल फ्रीक्वेंटली मील वाली कंडीशन देखने को मिलती है, ये कार्डियक इंस्पेक्टर है, इसको लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। राइट आंसर क्या चला गया? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नॉलेज डेफिशिएट की बात देखने को मिल रही है। क्लियर है? मुझे स्पीड बढ़ाने का मतलब सूरज को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हो। यूट्यूब के ऊपर स्पीड में पढ़ाना क्या होता है ये 360 डिग्री ने बताया था, तो कुछ चीजों के अंदर तो 360 डिग्री को ज्ञान न दो तो बढ़िया बात है। किसमें? क्वालिटी में, कंसिस्टेंसी में, रेगुलरिटी में, टाइम पंक्चुअलिटी में, बिना स्लाइडों के पढ़ाने में और स्पीड में। इन चीजों में तो विशेष तौर से खुद को बचाने की कोशिश करो, है ना? क्लियर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला गया। अगला सवाल आपके सामने। संजय बेटा तेरा जवाब तो मैं पहली बार में दे देता अगर तू 4 बार कमेंट नहीं करता तो। अब तो वैसे ही नहीं दिया जाएगा, तू क्लास के लास्ट तक आराम से इसको कट कॉपी पेस्ट करता रहे, क्या ही फर्क पड़ता है। सही पकड़े हो गुरुजी, ऐसे है। फिर से ऑप्शन नंबर ए पे जा रहे हो। सवाल ने पूछा है कि वेन प्लानिंग केयर फॉर ए पेशेंट हु एज ए डायग्नोस्ड विद इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। एक मरीज है दोस्तों जिसका आईसीपी बढ़ गया, यानी सीएसएफ का अमाउंट बढ़ा या कुछ हुआ हुआ है। द नर्स शुड गिवन प्रायोरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर। नर्स उस मरीज में कौन से शब्द पे प्रायोरिटी देगी जिसका आईसीपी बढ़ गया? लिमिटिंग ए एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, दूसरा इंक्रीजिंग ए फ्लूइड इनटेक, तीसरा सक्शनिंग ए नेजोट्रेकियल एवरीओवर, और लास्ट हो गया कीपिंग द पेशेंट इन द रिकमेंडेड पोजीशन। तो आओ मिलके बात करें प्यारे दोस्तों। एक शब्द है जिसको बोलते हो सीएसएफ। सीएसएफ का मतलब होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ध्यान रखिएगा, जिसको क्या बोला जाता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी सीएसएफ के नाम से बताया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं इन कंडीशंस के बारे में बात करता हूं कि ये जो सीएसएफ वाली चीज है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सर इसको कौन बनाता है? तो कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस में एक सेल है जिसका नाम है एपेंडाइमल। ध्यान रखिएगा, एपेंडाइमल सेल होती है वो सीएसएफ का प्रोडक्शन करती है। सर ये कहां बनता है? तो ब्रेन के लेटरल वेंट्रिकल में बनता है। ब्रेन के लेटरल वेंट्रिकल में बनता है। हार्ट में वेंट्रिकल 2 होते हैं, ब्रेन में वेंट्रिकल 4 होते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे ब्रेन के अंदर ये लेटरल वेंट्रिकल देखने को मिले हैं, राइट एंड लेफ्ट। इससे निकलता है दोस्तों कौन? अरे ध्यान रखिएगा, इससे निकलेगा फोरामेन ऑफ मुनरो जो जाएगा थर्ड वेंट्रिकल में, इससे निकलेगी एक्वाडक्ट ऑफ द साल्वियस जो जाएगी फोर्थ वेंट्रिकल से, और इससे निकलेगा 2 लस्का 1 मिगेंडाई। अरे जिससे निकलेगा 2 लस्का 1 मिगेंडाई देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये कुल मिलाकर के इस प्रकार से ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर के अगर यहां बोलूं तो ये राइट वेंट्रिकल है या आपके सामने लेफ्ट वेंट्रिकल है। इससे निकला दोस्तों फोरामेन ऑफ मुनरो जो इसको जोड़ता है थर्ड वेंट्रिकल से। इससे निकलती है एक्वाडक्ट ऑफ द साल्वियस जो इसको जोड़ती है फोर्थ वेंट्रिकल से। इसके बाद 2 लस्का और 1 मिगेंडाई होती है जो इसको लेकर के कहां खुल रही है? सब एरेकेनोइड, जो कहां खुल रही है? सब एरिकोनोइड स्पेस में खुल रही है। ध्यान रखिएगा, अरे ये जो कहां खुल रही है? सब एरिकोनोइड स्पेस में। अगर बात करते हैं कि डेली का कितना सीएसए बनता है तो लगभग प्यारे दोस्तों 720 ml के आसपास में प्रोडक्शन होता है। लेकिन ये सब एरिकोनोइड स्पेस में पाई गई जो विलई होती है वो लगभग 600 ml का एब्जॉर्प्शन कर लेती है। कितना एब्जॉर्प्शन कर लेती है? 600 ml का। तो दोस्तों पाथवे में आपको हर एक टाइम अमाउंट कितना मिलेगा? तो 120 ml इसका अमाउंट आपको पाथवे में देखने को मिलता है। पाथवे में कितना घूमता हुआ देखने को मिलता है? आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए। जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है।
चलो, तो पाथवे में कितना घूम रहा है दोस्तों, 120 ml, और जब आप इसका प्रेशर चेक करते हो तो इसका प्रेशर लगभग 5 से 15 mm ऑफ Hg आता है। ठीक है साहब, अब मेरी बात को ढंग से सुनिएगा। इंक्रीज आईसीपी यानी आपके इसका प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर कब बढ़ा, तो या तो मोर प्रोडक्शन या लेस एब्जॉर्प्शन या पाथवे में ब्लॉकेज। तो तीन कारण होते हैं कि या तो प्रोडक्शन ज्यादा या एब्जॉर्प्शन कम या पाथवे में ब्लॉकेज। प्यारे दोस्तों, इसके लिए अपन बोल सकते हैं कि हाइड्रोसिफिलस दो प्रकार के होंगे, एक होता है कम्युनिकेटिंग और एक होता है नॉन कम्युनिकेटिंग। एक होता है जिसको बोला जाता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब जो फ्लूइड है वो तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है। कम्युनिकेटिंग का मतलब रास्ता ब्लॉक नहीं है, इसी को बोल सकते हो नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड। इसी को क्या बोल सकते हो, नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड बोल सकते हो। दूसरा होता है दोस्तों जिसको बोला जाता है नॉन कम्युनिकेटेड। दूसरा होता है जिसको बोला जाता है नॉन कम्युनिकेटेड। और नॉन कम्युनिकेटेड का मतलब कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है, आपस में ऊपर का नीचे तक वार्तालाप नहीं हो रही है, इसी को बोलते हो ऑब्स्ट्रक्टेड। इसी को क्या बोलते हो, ऑब्स्ट्रक्टेड बोला जाता है। तो अगर मैं यहां बात करने की कोशिश करता हूं कि एक होता है कम्युनिकेटेड जिसको आपने नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड बोल दिया, और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेटेड जिसको ऑब्स्ट्रक्टेड बोल दिया। यहां पर क्या कारण देखने को मिलता है, तो सर यहां कारण लिख सकते हो या तो प्रोडक्शन ज्यादा है, मोर प्रोडक्शन, या तो आपका क्या देखने को मिलता है, मोर प्रोडक्शन, और या फिर क्या देखने को मिलता है, लेस एब्जॉर्प्शन। या तो मोर प्रोडक्शन देखने को मिला या लेस एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। भाई 720 की जगह 800 900 1000 ml बनने लग गया। क्यों बना, क्योंकि एडिनोमा वगैरह हो सकता है एपेंडाइमल सेल में, कोरोइड प्लेक्सस में कुछ ज्यादा होगा जिससे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट, लेस एब्जॉर्प्शन, आपके सब एरोकेनोइड स्पेस में जो विलाई है वो एब्जॉर्ब कम कर रही है, उनमें कोई कंप्रेशन वगैरह होगा। तो ये कंडीशन को अपन देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे आता है ऑब्स्ट्रक्टेड। ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब पाथवे शुड बी ब्लॉकेज। पाथवे शुड बी ब्लॉक्ड, यानी जो आपका बीच वाला पाथवे है जैसे कि फोरामेन ऑफ मुनरो है, एक्वाडक्ट ऑफ द साल्वियस है, लस्का है, मिगंडाई है, सब एरिकनोइड स्पेस, इसमें कहीं ना कहीं नेरोविंग है, इसमें कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जा नहीं रहा है। बन तो 720 ही रहा है, एब्जॉर्ब 600 ही होगा, लेकिन पाथवे में गड़बड़े। मोस्ट कॉमन टाइप यही देखने को मिलता है, नॉन कम्युनिकेटेड या ऑब्स्ट्रक्टेड। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों अपन क्या करते हैं, मरीज को लगाते हैं वीपी संट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट। ध्यान से मेरी बात को देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि अगर मैं आपके सामने ये कंडीशन या ये डायग्राम बना दूं, ये कंडीशन ये आपके सामने अपन ने कोई ये डायग्राम बना दिया। अब प्यारे दोस्तों यहां आपको ये वेंट्रिकल्स देखने को मिलते हैं, और जब ब्रेन में वेंट्रिकल देखा जाते हैं तो ये वेंट्रिकल आपको लगभग ऐसे देखने को मिलते हैं। अब ये वेंट्रिकल अगर आपको डायलेटेड देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये जितने ज्यादा डार्क डायलेटेड देखने को मिलता है इसका मतलब ये ब्रेन में कंप्रेशन कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपन एक हेड एंड का शंट यहां डाला जाता है, और दूसरा प्यारे दोस्तों इस ये हेड एंड हो गया। इसके बाद में यहां पर इसका ध्यान रखिएगा, यहां पे इसका चैम्बर होगा, चैम्बर देखने को मिलता है, इसको शंट का चैम्बर बोलते हैं, अभी मैं सारे बता दूंगा, पूछा हुआ सवाल है। और उसके बाद इसका एब्डोमिनल एंड ला करके आपने यहां पेरिटोनियल कैविटी में छोड़ दिया, तो इसको आप लोगों ने क्या बोल दिया, हेड एंड बोल दिया, ध्यान रखिएगा। और दूसरा इसको क्या बोल दोगे, एब्डोमिनल एंड बोल दोगे, ध्यान रखिएगा। और ये जो डायग्राम आपके सामने इसको बोलते हैं वीपी संट, अरे इसको बोलते हैं वीपी संट यानी वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट। एक एंड आपने वेंट्रिकल्स में छोड़ दिया, वेंट्रिकल से सीएसएफ आया, उसको प्यारे दोस्तों आपने कनेक्टर चेंबर है, ये चेंबर बना होता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद में लाके आपने पेट में छोड़ दिया, तो ये डाइवर्सिफाई कर देगा, यहाँ के सीएसएफ वहां जाएगा, वहां एब्जॉर्ब हो जाएगा और मरीज का आईसीपी सेटल हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। हड्डी में खड्डा बनाया, उसको नाम दे दिया बर होल। ये जो आपने हड्डी में खड्डा बनाया इसको नाम क्या दे दिया, बर होल दे दिया। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, बर होल क्रेनियोटोमी बोला जाता है। क्रेनियोटोमी का मतलब एक क्रेनियम में ओपनिंग, और ओपनिंग बनाई है गड्ढे से, दैट इज कॉल्ड बर होल। अरे जिसको आपने क्या दे दिया, बर होल के नाम से जान दिया। अब प्यारे दोस्तों वापस से ये वीपी संट होता है, अगर ये फेल हो गया तो मरीज में वापस आईसीपी बढ़ेगा, वापस मरीज में श्रिल हाई क्रास देखने को मिलेगा, वापस परेशानी देखने को मिलती है।
आपकी हिम्मत को नमन है, 2022 से वॉच कर रहा हूं, आज भी कंटेंट में कमी नहीं है। बेटा कंटेंट में कमी नहीं आ जाएगी, और याद रखिएगा जिस दिन कमी आएगी उस दिन सिद्धार्थ आपके सामने नहीं आएगा। ये खुले मन से ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, सेव कर लेना। जिस दिन मुझे मेरे उसूलों के खिलाफ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, मैं उस दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये मेरा खुले मन से चैलेंज है। नेवर कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। आपका जो प्यार और विश्वास है वही सिद्धार्थ की ताकत है, और उसको मर जाऊंगा लेकिन चेंज नहीं होने दूंगा। जो आपको वादा किया है ध्यान रखिएगा, चाहे कितनी भी भारी ताकतें अपने ऊपर जोर लगा ले या कितना भी अपने को विचलित कर ले, लेकिन ध्यान रखिएगा कट न पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, मेरे फेंके हुए जुमलों से काम लेते हैं, बंद है जिनसे बोल चाल मेरी। क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, ये मेरी गारंटी। आपने पहले भी देखा होगा, आज भी देख रहे हो और आगे भी जीवन में देखते रहोगे। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के यहां पर मैं आपकी कंडीशन बताता हूं। अगर आईसीपी बढ़ा, आईसीपी बढ़ने पे मरीज में क्या देखने को मिलता है? सर मरीज में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, इर्रेगुलर रेस्पिरेशन होता है। यानी ध्यान रखिएगा मरीज के अंदर कंडीशन देखने को मिलती है जिसे बोला जाता है कुशिंग ट्राइड। क्या देखने को मिलता है सर? कुशिंग ट्राइड होता है। कुशिंग ट्राइड का मतलब एसबीआई, एसबीआई का मतलब मरीज का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। मरीज में यहां क्या देखने को मिलता है? ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। मरीज में यहां क्या हो जाएगा? इर्रेगुलर रेस्पिरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इर्रेगुलर रेस्पिरेशन हो जाएगा। ज्यादातर बोलो तो ब्रेडिपनिया देखने को मिलता है, ब्रेडीपनिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें पेपिलेडिमा हो जाना, इस मरीज में अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाना। अरे ध्यान रखिएगा मरीज में बल्जिंग फंटेनल्स। अगर आपको पूछा जाए कि इन्फेंट में क्या देखने को मिलता है अर्ली इंडिकेशन, तो आपका जवाब आना चाहिए बल्जिंग फॉन्टेनल्स। क्या देखने को मिलता है? बल्जिंग फॉन्टेनल, बल्जिंग फॉन्टेनल्स। वहीं पे अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि सर चिल्ड्रंस में क्या देखने को मिलेगा, अरे चिल्ड्रंस में क्या देखने को मिलता है? तो वोमिटिंग, ब्रेन में कंप्रेशन लगने के कारण। और अगर मैं बात करता हूं कि सर एडल्ट में क्या देखने को मिलता है, तो आपका जवाब आना चाहिए अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो एडल्ट में अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, चिल्ड्रंस में क्या देखने को मिलता है? वोमिटिंग, और एडल्ट में अल्टर्ड। ये क्या देखने को मिलता है? इट इज ए अर्ली इंडिकेशन। ये आपके अर्ली इंडिकेशन के नाम से बताए जाते हैं। ध्यान रखिएगा लेट में ब्रेडिकार्डिया होता है, बहुत बढ़िया वाइडेंट पल्स प्रेशर देखने को मिल जाता है। मरीज में पेपिलेडिमा हो जाता है, मरीज के ब्रेन के और कंप्रेशन लग जाते हैं, वाइटल साइन में चेंजेस देखने को मिल जाता है, श्रिल हाई क्रॉस देखने को मिल जाता है, फीडिंग में चेंजेस देखने को मिल जाता है। ये तमाम सिम्टम इंक्रीज आईसीयू में आता है। इसके अलावा हाइड्रोसिपेलस हुआ तो मेस वेन साइन, क्रेक पोर्ट लाइक साउंड जिसे बोला जाता है। इसके अलावा मरीज के अंदर कंडीशन क्या देखने को मिलती है? थिन स्कल बोन वगैरह देखने को मिल जाता है, प्रोमिनेंट नेक वेन वगैरह देखने को मिल जाता है। ये तमाम चीजें आती है। थोड़ा सा समय दीजिएगा, चीज को और अच्छे से मैं क्लियर करा देता हूं। कुछ सवाल आपसे एग्जामिनर जरूर पूछ लेता है और उन जवाबों को थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ इमेज दिखाता हूं। एक एग्जामिनर ने आपके संट का हेड एंड का फोटो देके पूछा था, ध्यान रखिएगा हेड एंड का फोटो देके पूछा था कि बताओ ये क्या है। तो मैं आपको आज पूरे के पूरे संट के फोटो जथे से बता रहा हूं। क्लास पसंद आती है लाइक और शेयर कर दीजिएगा। डेफिनेटली बेटा सनसेट आई देखने को मिलती है, अरे आपको बल्जिंग फॉन्टेनल्स वगैरह देखने को मिलता है, सही बात है। यहां पर अपन बात कर रहे हैं वीपी संट। अगर आपके सामने बात करते हैं कि वीपी संट जो देखने को मिलता है वो कैसा क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले मैं आपको कहीं फोटो मिल जाता है तो संट की फोटो दिखाता हूं। ये देखो इसका फ्रंट व्यू कहीं दिख जाए ना, ये देखिएगा प्यारे दोस्तों, मेरे हिसाब से आपके सामने फोटो आया होगा। एग्जामिनर ने क्या फोटो, अगले 10 मिनट के लिए मुझे सुनिएगा, मजा आ जाएगा मेरे दोस्तों। याद रखिएगा ये जो नीचे दिख रहा है इसको बोलते हैं हेड एंड। हेड एंड का मतलब जैसा मेरा पेन है, पेन जैसा देखने को मिलता है। आगे इसमें छेद बने हुए हैं, पूरे गड्ढे बने हुए हैं। इसकी टिप होती है, उसमें रेडियो ओपेक मटेरियल होता है ताकि कल को एक्सरे सीटी करोगे तो उसमें दिख जाएगा।
क्लियर है, ध्यान रखिएगा। इसमें गड्ढे बने हुए और इसमें स्टाइलेट डाल रखा है। स्टाइलेट का मतलब अंदर एक मेटेलिक डिवाइस डाल रखी है ताकि उसको शेप प्रोवाइड करे। उसके बाद जैसे ये इसको हेड एंड बोलते हैं। मरीज के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, लैंडमार्क लेने का तरीका है कि ईयर के 3 फिंगर पीछे, ईयर के 3 फिंगर ऊपर, और जो आपको पॉइंट बन रहा है वहां आपको ओपनिंग बना के सीधा हिट मारना है, वो आपके वेंट्रिकल में खुलता है। मेरी बात को ढंग से सुनिएगा। आप अपने घर पे क्लियर विजुअलाइज हो रहा है, डेफिनेटली होगा। आप सब अपने कान के पीछे सबसे पहले कान के ऊपर 3 अंगुलियां रखो, रख ली। अब कान के पीछे 3 अंगुलियां रखो। जो ये एरिया बन रहा है, ये आपका कौन सी साइड बन गया, राइट। ये बन गया लेफ्ट। जो वेंट्रिकल बड़ा दिख रहा है उस साइड में ओपनिंग बना लेनी है। राइट और लेफ्ट में वहां आपको गड्ढा बनाना है। छोटा बच्चा है तो हड्डी कमजोर होती है तो आप आर्टरी से बना दो या फिर आप ब्लेड से बना दो। लेकिन अगर एडल्ट है, हड्डी मजबूत है, तो बर होल डायमंड ड्रिल आती है। डायमंड ड्रिल का मतलब जो आगे से गोल गोल होती है, वो ड्रिल घुमा करके एकदम गड्ढा बनाओगे, हड्डी खुल गई। अब हड्डी खुलने के बाद प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताया हड्डी खोली तो सबसे पहले बाल साफ करो। बाल साफ करने के बाद आपको चमड़ी खोलनी है, बोले तो स्काल्प को खोलने के बाद अंदर मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, उसको हटाओ। उसको हटाने के बाद हड्डी हटाओ। हड्डी हटा दी। हड्डी को हटाते ही अंदर कौन देखने को मिल जाएगा सर, हड्डी को हटाने के बाद हमारी आ जाएगी ड्यूरा वाला एरिया। ड्यूरा हटाओगे तो ब्रेन में एंट्री मिलेगी। चलो कुल मिलाकर के आपने ब्रेन खोल दिया। अब वहां से ये संट आपको सीधा का सीधा, अब मान लीजिएगा कि ये सेंट है, ये पीछे से स्टाइलेट है। ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा स्टाइलेट मैंने इसको पकड़ा और जैसे कैनुला लगाते हैं वैसे सिंगल प्रिक में, क्योंकि लेफ्ट राइट नहीं जाना वरना ब्रेन डैमेज कर दोगे। तो इसका सवाल इमेज बेस में ये पूछा था, ये क्या है, तो इट इज कॉल्ड हेड एंड। अरे इसको क्या बोला, हेड एंड बोला। हेड एंड में जैसे ही आपने अंदर डाला, जैसे कि कैनुला लगाते हो तो ब्लड आते ही आपको पता चल जाता है लगा या नहीं लगा। सेम टू सेम ये वेंट्रिकल में जैसे ही हिट करेगा फील भी होता है, उसके साथ सीएसएफ आता है। सीएसएफ आए तो स्टाइलेट निकाल दो, सीएसएफ आए तो स्टाइलेट निकाल दो। ये काम हो गया। दूसरा प्यारे दोस्तों, आपको ये दूसरा कनेक्टर देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं चेंबर। इसको क्या बोला जाता है, चेंबर देखने को मिलता है। और ये प्यारे दोस्तों, अब आप क्या करोगे कि ये वाला एंड चेंबर से कनेक्ट कर दोगे और दूसरा एंड मरीज के पेट में छोड़ दोगे, तो एक इधर लग गया। दूसरा प्यारे दोस्तों, आपने चमड़ी के अंदर ओपनिंग बनाई है, ध्यान रखिएगा, जिसको टनल बोला जाता है। टनल का मतलब गुफा। जब आपने यहां पर ओपनिंग बनाई थी तो यहां से अंदर ही अंदर आप एक स्टाइलेट डाल के यहां से लेकर के पेट तक अंदर रास्ता बना दोगे, चमड़ी के अंदर जो टनल बना दोगे, और उस टनल के माध्यम से ये दूसरा जो एब्डोमिनल एंड है, उस एब्डोमिनल एंड को आप अपनी पेरिटोनियम में छोड़ दोगे। पेरिटोनियम के लिए भी क्या है, स्किन को काटो, मसल्स को काटो, फेट को काटो और पेरिटोनियम को खोल के पेरिटोनियम में छोड़ दो। विसरल और पेराइटल पेरिटोनियम के बीच में आपको छोड़ देना है। तो इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो ये संट तो दिखता है ऐसा। ध्यान रखिएगा, सर नर्स कर सकती है प्रोसीजर, नर्स का काम है असिस्ट करना। तो कुल मिलाकर के ये तो मैंने फोटो दिखाया आपको संट का। अब ये रेडियो ओपेक मटेरियल था तो आपको एक्सरे में देखो पैकिंग वेकिंग तो इसकी ऐसी देखने को मिल जाती है। ये देख लीजिएगा ऐसी पैकिंग जो आपको 202 नंबर देखने को मिलता है चाबरा। ये वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट है, मीडियम प्रेशर, इसके अंदर लो प्रेशर और हाई प्रेशर 3 देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये तो पैकिंग हो गई, पैकिंग को गोली मारो, अपने तो आ जाओ। अब अगले फोटो पे की क्या मामला देखने को मिलेगा, अरे चलेगा, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब ध्यान रखिएगा कि ये आपने यहां पर इस फोटो को अगर मैं आपको बताऊं तो ये कैसा क्या देखने को मिल रहा है, देख लीजिएगा। ये मरीज का वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल में आपने हेड एंड डाला, ये चेंबर है और चेंबर का कनेक्टर है। सर चेंबर क्या होता है, छोटा मोटा ब्लॉकेज हो जाता है तो चेंबर को दबाओ, प्रेशर के मामले से चल जाएगा, चलेगा। अगले नंबर पे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपको कोई फोटो दिखाने की कोशिश करूं, ये देखो यहां पे टनल फेल हो रहा है। ये देखो ये वाला फोटो जब आप देख रहे हो तो इससे प्रॉपर आपको पता चल रहा है कि एक एंड हेड में और दूसरा पेट में। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, एक हैंड में दूसरा पेट में देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ वहां एब्जॉर्ब हो जाएगा बेटा, वहां स्पेस अच्छा है ना। नेक्स्ट 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 कहां गया, एक्सरे एक्सरे एक्सरे। ये देखो आपको डायलेटेड वेंट्रिकल्स देखने को मिल रहे हैं इस फोटो में, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो। यहां आपको देखो ये वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल डायलेटेड है और इन वेंट्रिकल में जो ये व्हाइट व्हाइट लाइन दिख रही है, व्हाइट व्हाइट लाइन क्या है, संट है। देख लीजिएगा, ये देखो पीछे आपने ओपनिंग बनाई कान से, मैंने बोला था अरे बहुत अच्छा लैंडमार्क लिया, 3 फिंगर इधर 3 फिंगर इधर, इधर से ओपनिंग बना के आपने सीधा का सीधा बछेड़ दिया कहां पे, ब्रेन में। और ब्रेन में ये हेड एंड लग गया, इसको चेंबर से कनेक्ट करके पेट में छोड़ दिया। और जब इसका फोटो देखोगे तो ये फोटो में आपको देख लो यहां क्लियर विजुअलाइज हो रहा है, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट।
अरे ध्यान रखिएगा, क्या बोला जाता है, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट बोला जाता है, वीपी संट, और वीपी संट फेल होगा तो बच्चे की फीडिंग कम हो जाएगी, वेंट्रिकुलर संट फेल होगा तो बच्चा श्रिल हाई क्रॉस करेगा, जब कम होगा तो मरीज में पेपिलेडिमा डेवलप हो जाएगा, मरीज में बल्जिंग फंटेनल्स या अगेन इंक्रीज आईसीपी लाइक साइन एंड सिम्टम कम अपीयर। ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती है। रटने वाला रटता रह जाएगा, पढ़ने वाला मैदान जीत के दिखाएगा, और पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में, तो घबराने की क्या बात है जब हम आपके साथ हैं। वापस आ जाओ, क्या आप सब लोगों का वीपी संट वगैरह पूरा का पूरा क्लियर हो गया? क्लियर है सर। अमीकासिन से प्लस करते हैं, एंटीबायोटिक काम में लेते हो, जेंटामाइसिन अमीकासिन कुछ भी काम में लो, ताकि लेस चांसेज ऑफ इन्फेक्शन। जब भी ब्रेन को टच किया जाता है, जब भी ब्रेन को टच किया जाता है तो ब्रेन में इंफेक्शन की चीजों का बचाव पूरा करो, क्योंकि ब्रेन में अगर आपने संट के चक्कर में, संट एक न्यूरोलॉजी का सबसे छोटा प्रोसीजर है, लेकिन आपने अगर मरीज को संट के दौरान, संट छोटा है लेकिन छोटा तीर घाव करे गंभीर, अगर आपने आईसीपी कंट्रोल नहीं किया, ये ब्रेन में दबाव बढ़ाएगा तो हड्डी का ढांचा तो मोटा नहीं हो सकता, अंदर दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ने से वाइटल ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे, वाइटल ऑर्गन कंप्रेस हो जाएंगे, मिडलाइन शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण प्यारे दोस्तों मरीज की मृत्यु होने निश्चिंत हो सकती है। तो आईसीपी बड़ा मतलब मरीज का मामला गंभीर, तो इनिशियल लेवल पे आप हाई पोजीशन भी दे सकते हो, अपराइट पोजीशन दे सकते हो। सवाल ने पूछा वेन प्लानिंग केयर फॉर पेशेंट हु इज डायग्नोस्ड विद इंक्रीज आईसीपी, आईसीपी बढ़ गया, नर्स शुड गिवन प्रायोरिटी। नर्स क्या करेगी, कीपिंग द पेशेंट इन रिकमेंडेड पोजीशन। बेटा कोई कैथेटर थोड़ी लगाना है कि रिकमेंडेड पोजीशन पे दे दो तो उड़ा दीजिएगा। अरे सक्शन नेजोट्रेकियल बिल्कुल नहीं करना है, सक्शन करोगे मरीज में हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया से इंक्रीज आईसीपी बढ़ता है, उड़ा दीजिएगा। अगला इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, बिल्कुल नहीं, पानी ऑलरेडी ज्यादा ले लबालब चल रहा है और ज्यादा बढ़ जाएगा। राइट आंसर जाएगा एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन को करो कम, मरीज को अपराइट पोजीशन देने की कोशिश करो। अरे क्या करो, एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन को कम करो, मरीज को अपराइट पोजीशन दो, मरीज को प्रॉपर अरे सेचुरेशन या प्रॉपर सांस का लेवल चेक करने की कोशिश करो। राइट आंसर जाएगा वन एंड ओनली ऑप्शन नंबर ए। और अगर देते हो तो आपको बताएं मेनिटोल नाम का डायूरेटिक दिया जाता है। क्या दिया जाता है, मेनिटोल नाम का डायूरेटिक दिया जाता है, जो एक प्रकार का ओस्मोटिक डायूरेटिक है, जो एक प्रकार का क्या है, ओस्मोटिक डायूरेटिक के नाम से बताया जाता है। इसके नाम से बताया जाता है, ओस्मोटिक डायूरेटिक के नाम से बताया जाता है। राइट आंसर ए चला जाएगा। जितने बच्चों ने ए दिया उन सबका टकाटक है, लगभग 1000 बच्चे कमेंट बॉक्स में आ चुके हैं अभी तक। जिस बच्चे ने, ध्यान रखिएगा सर कैसे प्रेशर चेक करते हैं, इन्वेजिव प्रोसीजर के माध्यम से किया जाता है ना, इन्वेजिव प्रोसीजर के थ्रू किया जाता है, टनल डाला जाता है, मॉनिटर ऑब्जर्व किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया जल्दी से कर दीजिएगा। टुकर टुकर काहे देखते हो, तुम ही तो मेरा हौसला जोश जुनून पागलपन हो, जो मुझे रात और दिन बताता है कि यार इन 360 डिग्री के विद्यार्थी के लिए कुछ जिंदगी में रिवोल्यूशन तो करना पड़ेगा। अरे कुछ तो इनको वापस से जिंदगी में ऐसी चीज करनी पड़ेगी जिसके माध्यम से ये कह पाएंगे कि ये शिक्षा है, ये व्यापार नहीं है, और पैसे के अभाव में अब कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। ये मेरी गारंटी आपकी चेहरे की मुस्कुराहट का कारण बनेगी, आपकी 360 डिग्री और नर्सिंग जगत में वो रिवोल्यूशन लाएगी कि बाजार में बनने वाली दुकानों के ऊपर मामला गंभीर होने वाला है, गाज गिरने वाली है। तो कृपया पढ़ाई को शिक्षा के रूप में बांटो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। चलेगा, राइट आंसर ए चला गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये ले लीजिएगा, वेंट्रिकल का ले लीजिएगा, काम ही आने वाला है। वो आंख का करते हैं टोनोमेट्री से। अगला सवाल आपके सामने। कॉलेज में पढ़ा लेकिन इतना डीप नहीं पढ़ा, लेकिन 360 डिग्री में पता चला कि खाल निकालना किसको बोलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, CO2 होती है वो आईसीपी को डिस्टर्ब करती है। लगा स्क्रीन के ऊपर एक और बेहतरीन आंकड़ा। एम्स में ज्वाइनिंग के लिए मुझे क्या पढ़ना है, किताबें, सोशल मीडिया पे सुविचार पढ़ने से नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर डी जा रहा है आप सब लोगों का। सवाल ने आपसे पूछा कि ए नर्स शुड एक्सपेक्ट ए सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब टू बी ऑर्डर टू ए पेशेंट हु हैज ए ब्लीडिंग ए इसोफेजियल वेरिसेज इन ऑर्डर। इसोफेजियल वेरिसेज का मतलब इसोफेगस की वेसल्स में डायलेटेशन हो गया जहां से ब्लीडिंग हो रही है, उनको आपको एसबीटी यानी सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब देनी है। पहला कोजेज ए वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ स्प्लिनिक आर्टरी, एंश्योर ए एयरवे पेटेंसी, प्रोवाइड फ्रॉम द एंट्रल न्यूट्रिशन और अप्लाई ए डायरेक्ट प्रेशर ऑन द एरिया। कौन सी चीज पे जाएंगे? तो आओ मिलके बात करें। जैसे कि ये इसोफेगस रहने वाली है, ये स्टोमक रहने वाला है। और प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूं तो ये ट्यूब है, ये आपका स्टोमक वाली कंडीशन का ये स्टोमक पाउच देखने को मिलता है। ये स्टोमक का बलून है जिसे गैस्ट्रिक बलून बोला जाता है। अरे ये इसको आप लोग क्या बोल दोगे सर? इसको बोला जाता है गैस्ट्रिक बलून। इसे क्या बोला जाता है? गैस्ट्रिक बलून बोला जाता है। और ऊपर एक और यहां बलून डेवलप हो जाएगा जिसको इसोफेजियल बलून बोल सकते हैं। इसको क्या बोल दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा सर, इसको बोला जाता है इसोफेजियल, इसोफेजियल बलून बोला जाता है। और ये ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर देखने को मिलता है, ये पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का। तो ये पहले नंबर, ये दूसरे नंबर और तीसरा दोस्तों लेवाज गेवाज के लिए होता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के अगर मैं बात करता हूं, ये सेंगस्टन ब्लैकमोर है जो ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर देखने को मिलता है। इस मरीज के आपको बेड साइड कौन सी चीज रखनी है? तो सीजर को रखना है। इस मरीज के बेड साइड आपको क्या रखना है? तो बेड साइड सीजर रखनी है। जैसे ही मरीज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन या एयरवे में दिक्कत का बोले आप इसको काट दीजिएगा। जैसे ही एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन या एयरवे में दिक्कत बोले आप इसको काट दीजिएगा। अगर मैं आपको पूछूं कि इन्फ्लेट करने का सीक्वेंस क्या होता है, इन्फ्लेट करने का सीक्वेंस क्या होगा? तो पहले गैस्ट्रिक बलून किया जाता है, गैस्ट्रिक बलून किया जाता है जिसमें 5 से 10 ml एयर पुश करो और उसके बाद में आपको इसोफेजियल करना होता है। इसोफेजियल बलून को इन्फ्लेट करते हो जिसको 30 से 60 ml से इन्फ्लेट किया जाता है। वापस से प्यारे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि डिफ्लेट करने का तरीका क्या होगा, तो डिफ्लेट में पहला देखने को मिलता है इसोफेजियल और इसोफेजियल के बाद दूसरा क्या रहेगा? देन गैस्ट्रिक। लेकिन अगर इमरजेंसी कंडीशन है और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो काट दो। अगर इमरजेंसी कंडीशन है और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, फुलाने में क्या तरीका है? पहले गैस्ट्रिक फिर इसोफेजियल फुलाओ। खाली करने में पहले इसोफेजियल खाली करो फिर गैस्ट्रिक खाली करो। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे यह पूछ ले कि सांसों में दिक्कत है, अरे क्या हो रही है? सांसें दिक्कत देखने को मिल रही है, तो काट दो प्यारे दोस्तों, क्योंकि जिंदगी में सांस नहीं है तो कोई आस नहीं है। क्लियर है? ये सेंगस्टन ब्लैकमोर बोलते हैं और इसी का अगला नाम आता है मॉडिफाइड सेंगस्टन ब्लैकमोर की चीज होती है जिसमें है 4 ल्यूमन होता है। अब इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो भी सिक्रेशन इकट्ठा होंगे वो तो आप गैस्ट्रिक, अरे गैस्ट्रिक एस्पिरेशन से खींच लोगे पोर्ट नंबर 3 से, ठीक है। यहां पे ये गैस्ट्रिक बलून है स्टोमक में होल्ड करेगा, ये इसोफेगस वाला इसोफेजियल वेरिसेज के ऊपर कंप्रेशन लगाएगा। किसके ऊपर कंप्रेशन लगाएगा? इसोफेगस। लेकिन मुझे बताओ कि ये जो इसोफेगस है, इस इसोफेगस और इसके बीच में ये जो इकट्ठा होंगे इनको कौन लेगा? ध्यान रखिएगा सर, काटने से कैसे निकलेगी? जैसे ही कटेगी हवा निकल जाएगी तो खींच लो। काटने का मतलब हो गया दोनों चीजें एक साथ खत्म हो जाएगी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किताब, जिस किताब में रैशनल है वो किताब बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखिएगा, मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिएगा कि आपने ये कोई ट्यूब ली और इस ट्यूब में प्यारे दोस्तों ये गैस्ट्रिक बलून देखने को मिल गया, ये आपके सामने ये इसोफेजियल बलून देखने को मिल गया और यहां पर आपने 3 पोर्ट बना दिए, सिंगल पोर्ट, डबल पोर्ट, ट्रिपल पोर्ट, ये आपने 3 पोर्ट बना दिए। तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां जो सिक्रेशन आएंगे वो स्टोमक में चले जाएंगे, यहां जो सिक्रेशन आएंगे वो स्टोमक में चले जाएंगे, ये वाले स्टोमक में ही है। और यहां जो सिक्रेशन इकट्ठा होंगे उनको आपको प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, क्या बोल रहा हूं, एवरी 8 आवर, अरे ध्यान रखिएगा हर 8 घंटे से निकालने पड़ेंगे।
अरे ध्यान रखिएगा, यहां जो सीक्वेंस है उनको क्या करना पड़ेगा, हर 8 घंटे से निकालना पड़ेगा। बहुत अच्छे से समझ लेना, मिक्स मत करना, गलत मत करना। ये रही इसोफेगस, ये रहा तुम्हारा स्टोमक। अरे ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यही है क्या, डायग्राम डेफिनेटली देखने को मिलता है। अगर मैं वापस से ट्यूब बनाऊं तो ध्यान रखिएगा, ये ट्यूब तुमने डाली और ये तुम्हारा गैस्ट्रिक बलून बन गया। अब मुझे बताओ, ये जो सिक्रेशन है ये तो स्टोमक में ही है, तो निकल जाएगा। हाँ, यहां पे जो सिक्रेशन आएंगे वो स्टोमक में आ जाएंगे, तो वो भी उससे निकल जाएंगे। लेकिन इसके बाद आपने ये बलून फुला दिया, अरे उसके बाद में ये बलून फुला दिया, तो यहां वाले सिक्रेशन तो स्टोमक में आ जाएंगे, यहां वाले स्टोमक में ही है। यहां वाले सिक्रेशन को कौन निकालेगा, कोई नहीं निकालेगा। तो इसके लिए आपको हर 8 घंटे बाद, अरे यहां वालों के लिए हर 8 घंटे बाद आप लोगों को क्या करना है, सक्शन करना है। ये फायदे से बचना चाहते हो तो आप इस मरीज को लगा सकते हो मॉडिफाइड सेंगस्टन ब्लैकमोर। अरे अगर इस चीज से बचना चाहते हो तो अगले नंबर पे, ये तो ट्रिपल ल्यूमन था, अरे ये तो आपके सामने ट्रिपल ल्यूमन था। इस चीज से बचना है तो इसके लिए आप कौन सा ट्यूब लगा सकते हो, मॉडिफाइड सेंगस्टन ब्लैकमोर लगा सकते हो। मॉडिफाइड सेंगस्टन ब्लैकमोर का मतलब ये लीजिएगा, ये गैस्ट्रिक बलून यहां वाले सिक्रेशन को ये निकाल देगा, यहां वाले यहां जाएंगे, ये रहा इसोफेजियल कंडीशंस, और यहां से भी सक्शन। इसके 4 पोर्ट देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। सर ये 4 पोर्ट में क्या क्या आ जाएगा, एक पोर्ट अगर मैं पहले नंबर का पोर्ट बताऊं तो वो गैस्ट्रिक एस्पिरेशन करेगा, दूसरे नंबर का पोर्ट होगा स्टोमक बलून को फुलाएगा, तीसरे नंबर का पोर्ट होगा वो इसोफेजियल बलून को फुलाएगा, और चौथे नंबर का इसोफेजियल सिक्रेशन को निकालेगा। और इस ट्यूब, इसको क्या बोला जाता है, इस ट्यूब को मॉडिफाइड सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। अरे ध्यान रखिएगा, ऐसी ट्यूब को क्या बोलते हो, मॉडिफाइड सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब बोला जाता है। और दोनों ट्यूब के बेड साइड में आपको कौन सी डिवाइस रखनी है, अरे कौन सी डिवाइस रखनी है, तो कैंची रखनी है। अरे दोनों के बेड साइड में आपको क्या रखनी है, कैंची रखनी है। क्लियर है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अपने कंसेप्ट मजबूत करो, अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को मजबूत करो, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपके सामने डायग्राम दिखाऊं, ध्यान रखिएगा, सेंगस सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। ध्यान रखिएगा, अगर अपन बात करने की कोशिश करते हैं, चलो ये आपके सामने देखने को मिलती है, जिसको सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब के नाम से आपने देख लिया, जो ऐसी देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, ये 3 बलून हो गए। अरे ध्यान रखिएगा, 3 बलून में एक गैस्ट्रिक एस्पिरेशन कर रहा है, दूसरे नंबर पे गैस्ट्रिक बलून फुला रहा है, तीसरा इसोफेजियल बलून फुला रहा है। और देख लीजिएगा इसके साथ में इस फोटो ने, सिट क्या कर दिया तुम लोगों ने, इसके साथ इन्होंने देखो कितना बढ़िया काम किया, इसके साथ असेसरी एनजी ट्यूब डाल रखी है इस फोटो में। बहुत अच्छा फोटो है, बहुत प्यारा फोटो है, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने एनजी ट्यूब डाली, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली। ध्यान रखिएगा, सर आपकी क्लास दुबई से देख रहा हूं, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। क्लियर है, बुर्ज खलीफा पे चढ़ के बोल देना कि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। क्लियर है, ताकि हमें भी पता चल जाएगा कि वास्तविकता में तू दुबई गया था या फिर मेरी तरह सपनों में दुबई घूम आया। कोई बात नहीं, सपनों में घूम आया तो नौकरी के बाद घुमा देंगे, नहीं गया तो ऐसे चले जाना। ये देखो असेसरी एनजी ट्यूब डाली, ये एनजी ट्यूब देखो यहां के सिक्रेशन को सक्शन कर रही है, जो मैं कब से आप लोगों को बोल रहा हूं। और इसको इन्होंने सिल्क से टाई कर रखा है ताकि ये हरे नहीं, डूरे नहीं, खराब हो नहीं। ये देख लो, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन वाला क्लेम कर दिया, इधर का कर दिया, और इधर से सक्शन कर रहा है, ये इसका प्रेशर मेंटेन कर रहा है। तो ऐसी ट्यूब, अब इस चीज से बचना है तो यहां ऑलरेडी गड्ढे होते हैं, वो ट्यूब कहलाती है मॉडिफाइड सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। अरे उसको क्या बोलते हो, मॉडिफाइड सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब बोलते हो। झूठ ना बोलो मेरे दोस्तों, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को बड़ा साबित करने में अपने आप को झूठा साबित मत करो। क्लियर है, एक चीज विशेष तौर से याद रखिएगा, जितना अपने जिंदगी में जितनी सहज बन सको उतना सहज बनो, क्योंकि विद्या ददति विद्यम। अननेसेसरी प्रोपोगंडा जिंदगी में नहीं करना है। ठीक है, आप गए हैं डेफिनेटली, आप जो जहां जा रहे हो, जहां कर रहे हो वही कहना है अपने को। यार दुनिया करे वो काम करना कोई जरूरी नहीं होता है, वी आर यूनिक, अपन यूनिक है। ठीक है, तो अगर अपन ऐसा कोई कर रहे हैं कि भाई ठीक है मैं हॉस्पिटल में किसी रिश्तेदार के पास बैठ के पढ़ रहा हूं तो कहो,
और अगर नहीं पढ़ रहा हूं तो सीधा बोलो ना सर लाइब्रेरी वाइब्रेरी। मैं बहुत नीट एंड क्लीन शब्दों में कह सकता हूं, और मैंने कई अपने स्पीच कई सेमिनारों में ये चीज बोली। जितने लोगों के मैं मोटिवेशनल स्पीच सुनता हूं, जितने लोगों की मैं बातें सुनता हूं, सब लोग कहते हैं मैं बहुत गरीब की स्थिति में आया, मैं बहुत परेशान था, मैं बहुत दुखी था, फिर मैं सिलेक्शन हो गया। अरे जिंदगी में ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान अपनी लाइफ के सक्सेस के पीछे गरीबी को बताना जरूरी नहीं है। अरे आप मिडिल क्लास रहते हुए भी आप अपनी जिंदगी को सहज बना सकते हो, आसान बना सकते हो, सफल बना सकते हो। बिना संघर्ष भी आपका जीवन सफल हो सकता है, यह भी कोई जरूरी नहीं है। बिना दुख के भी जीवन आसानी हो सकती है। तो कृपया इन चीजों पे विशेष करो कि अगर आपके जीवन में स्ट्रगल था तो स्ट्रगल बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। अगर वास्तविकता में आप गरीबी की स्थिति से उठ के आए हो तो बताओ। अगर आपके पिताजी सब्जी का काम कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, किसान का काम कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, तो बहुत गौरवान्वित पल है कि उस पिताजी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ऐसी परिस्थिति में रह करके तुम्हें नर्सिंग ऑफिसर बना दिया। तो आप उनका जिक्र करो, लेकिन हर एक जगह उस चीज को डालना जरूरी नहीं होता। मैं क्यों बोलूं कि यार मैं रोड लाइट के नीचे पड़ा, मैं नहीं पड़ा रोड लाइट के नीचे। मैं झूठ कैसे कह सकता हूं? तो मैं धड़ल्ले से ये चीज कह सकता हूं कि मैंने बिल्कुल ऐसी कोई परेशानी का अपने तैयारी के दौर में दौर नहीं देखा। मैं फाइनेंशियली स्टार्टिंग से बाई बॉन्ड बहुत मजबूत हूं। मुझे रत्ती भर इसका कोई अफसोस नहीं, बल्कि गौरवान्वित पल है कि मेरे माता पिता ने मेहनत की और उन्होंने मुझे स्टेबल बनाया, या उनके माता पिता ने और मेहनत की, उनको स्टेबल बनाया, उन्होंने मेहनत की, मुझे स्टेबल बनाया। मैं मेहनत करके मेरी आने वाली जनरेशन को स्टेबल बनाऊंगा। इसका और सिलेक्शन का कोई रोल नहीं है। गरीब भी मेहनत करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकता है, मिडिल क्लास भी अपनी मेहनत करके अपने आप को मजबूत कर सकता है, और अमीर भी मेहनत करके अपने आप को मजबूत कर सकता है। तो कृपया करके इस चीज पे विशेष काम करना है। हर एक जिंदगी के अंदर अपने आप को दुखियारी साबित करूं, परेशान साबित करूं, ऐसा कोई नहीं है। खूब सारे लोग कहते हैं स्ट्रगल देखा। मैं बहुत नीट एंड क्लीन शब्दों में कह सकता हूं कि मैंने कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, डिसिप्लिन देखा। मैंने कभी स्ट्रगल नहीं देखा। मैंने अपने पूरे जीवन काल में स्ट्रगल क्या होता है ये मेरे को कभी परेशानी झेलनी नहीं पड़ी, मुझे कभी दुखदायी पलों का सामना करना ही नहीं पड़ा। तो मैं आपको झूठ क्यों बोलूं? क्या जो दुखदायी पल नहीं देखते हैं वो इंसान नहीं होते हैं? नहीं देखा, ऊपर वाले की मेहरबानी है, बढ़िया चीज है। घर वालों की मेहनत, अपन क्यों दुख पाए? समझ पा रहे हो? हाँ, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत अच्छा बनाने के लिए बहुत अच्छी मेहनत कर रहा हूं और दिनों रात करता रहूंगा, ताकि जो स्वाभिमान के साथ में जो चीज निकल के आती है, ईमानदारी की जो महक होती है वो बहुत शानदार होती है। उससे कई घरों में रोशनी निकलती है, कई घरों की मुस्कुराहट का कारण बन पाती है। तो आप भी अपने जीवन में अगर आपका संघर्ष है तो संघर्ष, और संघर्ष नहीं है आप अपनी मेहनत के दौरान सामने वाले को इन्फ्लुएंस करो, अपने जूनियर्स को मोटिवेट करो। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। सब हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, चिंता ना करो मेरे दोस्तों। यहां पर अपन ने इन चीजों के बारे में जानकारी देख ली, ये मॉडिफाइड और सेंगस्टन ब्लैकमोर की चीजें देख ली, ये कंडीशन आपके सामने, ये बलून आ चुका है, और आपको सवाल ये पूछा कि ये नर्स शुड बी एक्सपेक्ट ए सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब ऑर्डर फॉर ए पेशेंट फॉर इसोफेजियल वेरिसेज। कैसे काम करेगी? पहला लिखा है कोजेज ऑफ वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ स्प्लिनिक आर्टरी, कि ये स्प्लिनिक आर्टरी के वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण, स्प्लिनिक आर्टरी के वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण स्प्लिनिक क्राइसिस होता है, या स्पेंड्रिक क्राइसिस बोला जाता है, या स्प्लिनिक आर्टरी में ओकलजन होने के कारण भी यही होता है जो आपको। अरे प्यारे दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया जैसे मरीजों में ऐसी परेशानी होती है जिसमें सीवियर पेनफुल सिम्टम आते हैं। उड़ा दीजिएगा। अगला है एंश्योर द एयरवे पेटेंसी। तो सेंगस्टन ब्लैकमोर और एयरवे की प्रायोरिटी डायरेक्ट देखने की जरूरत नहीं है, जब एयरवे में दिक्कत होगी तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगले नंबर में प्रोवाइड फॉर एंट्रल न्यूट्रिशन, मरीज को न्यूट्रिशन तो ये लगाइए ईसोफेगल ब्लीडिंग को रोकने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए नहीं। न्यूट्रिशन के लिए लगाते तो टीपीएन बैग काम में लेते, सेंट्रल लाइन चले जाते। नेक्स्ट हो गया अप्लाई ये डायरेक्ट प्रेशर, डेफिनेटली ये डायरेक्ट प्रेशर लगाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी देके बताएगा। अरे राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलता है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर डी वाली कंडीशंस देखने को मिलती है। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी का चयन किया उन चेहरे की मुस्कुराहट का कारण बना, और जिन्होंने दिल गलती कर बैठा है वो अगले सवाल में सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, ध्यान दें। क्लियर है? अगला सवाल क्या आने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सीक्वेंस वगैरह का, सक्शनिंग वगैरह का। अगला सवाल आपके सामने, ध्यान से देखें, पहचाने, परखें और अपना जवाब दें, और अपनी ईमानदारी के साथ। अगर क्लास पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, अभी तक जिसने लाइक और शेयर नहीं किया जल्दी से कर दीजिएगा।
ऑप्शन नंबर ए। पोस्चुरल ड्रेनेज टू रिलीव ए रेस्पिरेटरी कंजेशन शुड बी टेकन। आप मरीज में आज मरीज में चेस्ट फिजियोथेरेपी कर रहे हो ताकि उसके जो भी सिक्रेशंस हैं उन सिक्रेशंस को आप पोस्चुरल ड्रेन कर सकते हो। और ड्रेन करने का बेस्ट समय पूछा है बिफोर मील, आफ्टर मील, एट द नर्स कन्वीनियंस या एट द पेशेंट कन्वीनियंस। तो जब भी बीमारी की बात आती है तो कन्वीनियंस की बात को तुम छोड़ दो। जब भी बीमारी की बात आती है तो सुविधाएं थोड़ी देखी जाती है, बीमारी तो कभी भी हो सकती है। कई लोग होते हैं ना इमरजेंसी है, ध्यान रखिएगा। सर आपके पानी पीने का भी टाइम फिक्स है। जिंदगी में डिसिप्लिन हर चीज का फिक्स रखो तो जिंदगी थोड़ी आसान लगती है, अच्छी लगती है, थोड़ी ये टफ हो सकती है। मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी को व्यस्त रखो, अस्त व्यस्त मत करो। जिंदगी अनमोल है, भगवान ने आपको किरदार दिया, आपका किरदार कितना बढ़िया रोल अदा करोगे उसी के अनुसार अगले जन्म में आपको फिर किरदार दिया जाएगा। ठीक है, क्रिकेट की टीम सेलेक्ट होती है, जो खिलाड़ी सेलेक्ट होता है, अगर उसका परफॉर्मेंस जबरदस्त होता है तो अगले मैच में वो फिर उसी मैच में आता है, उसी दौर में आता है। लेकिन जब आउट ऑफ परफॉर्मेंस चलता है 3-4 बार, उसको बैट्समैन ने बैटिंग के लिए भेजा, हर बार आउट 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 आउट, तो टीम से बाहर। सेम टू सेम है, भगवान ने अपने को इंसान बनाया, धरती पे भेजा, और धरती पे भेज के अपन सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, इसका मतलब ये तो गाय भैंस बकरी कुत्ता भी कर रहा है, लेकिन अपन अपने जीवन से किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं, किसी को मुसीबत से निकाल रहे हैं, किसी की जिंदगी आसान बना रहे हैं, तो भगवान बोलेगा वेल डन बेटा, अच्छा किरदार निभाया। क्लियर है? वापस इस जीवन काल से जब उस दौर में जाएंगे तो भगवान वहां खड़ा होकर के तालियां बजाएगा। क्लियर है? जब एक खिलाड़ी होता है वो सेंचुरी लगा करके मैच जिता करके जाता है तो पेवेलियन में जितने भी कोच वो सीनियर वीनियर जो जितने भी लीजेंड होते हैं वो सारे खड़े होकर के उसका अभिवादन करते हैं। तो सेम टू सेम अपने जीवन में भी होने वाला है कि जो आया है वो वापस जाएगा। जो बैट्समैन मैदान में जाता है वो 100% वापस आता है, चाहे आउट होकर के जल्दी आ जाए या फिर लास्ट में आ जाए। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो वापस जब अपन इस दौर से जिंदगी से निकल करके वापस जाएंगे, कौन से दौर में जाएंगे, कहां जाएंगे, लेकिन भगवान वहां आपका इंतजार करेगा। अगर अपन बढ़िया करके जाएंगे तो वो खड़े होकर तालियां बजाएंगे, फूल की वर्षा कर सकते हैं, माला भी पहना सकते हैं, बुके भी दे सकते हैं। क्लियर है? गले भी लगा सकते हैं कि वाह बेटा मौज कर दी, उम्मीद से अच्छा परफॉर्मेंस किया तूने। और वहां पर यह भी हो सकता है कि जाना तो निश्चिंत है, वहां पर जाएं और जाते ही वो गाड़ियां निकालना शुरू कर दे, मैंने तुझे कहा था कि इसको मत भेज, ये कुछ काम का नहीं है, बिना फालतू निकम्मा है, निठल्ला है, कुछ नहीं किया, बिना फालतू लोगों को खराब किया, ये किया, तो वहां गालियां सुनने को भी मिल सकती है। क्लियर? तो कुल मिलाकर के आप अपने जिंदगी को बढ़िया बनाओ। अगर बहुत जबरदस्त गया तो मैं जैसे ही जाऊंगा तो वो जाकर के तालियां बजाएंगे, फूल वर्षा बनाएंगे, गले मिलेंगे, बुके लगाएंगे, और जोरदार हुआ तो मैं हाथों हाथ उनको बोल दूं अच्छा आना, तो वापस जाऊं, तो वो बोलेंगे जाओ, तो वापस टक, इधर से गए उधर से वापस आ जाएंगे। समझ पा रहे हो? और वहीं पे अगर उन्होंने जो अपने को जिम्मेदारियां सौंपी, अगर वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाए तो वो वहां जाते ही बोलेगा अब तू कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप यहीं बैठ जा, अब चुपचाप तू यही बैठ जा, तू कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो तुझे काम के लिए भेजा वो तू कर ही नहीं पाया, तो तू अपने जीवन का रोल ही अदा नहीं कर पाता है, तो अगली बार तुझे मौका नहीं मिलेगा। तो कृपया अगली सीट को कंफर्म आज करो, भविष्य की तैयारी वर्तमान से की जाती है। तो एट द पेशेंट कन्वीनियंस, तो सुविधाएं कुछ नहीं होती है, इसको उड़ा दीजिएगा। दूसरे नंबर पे एट द नर्स कन्वीनियंस, एट द नर्स कन्वीनियंस, नर्स की सुविधा थोड़ी होती है। नर्स, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंस्टाग्राम पे रील अपलोड कर दिया मरीज की केयर करते हैं, नहीं, मरीज हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है। रील नहीं होगी तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। अरे आफ्टर मील, खाना खाने के बाद अगर आपने चेस्ट फिजियोथेरेपी दी, अरे ध्यान रखिएगा सर मुझे वापस आना है, तो इस जीवन को बहुत बेहतरीन बनाओ, बहुत ज्यादा अच्छा बनाओ, और खुद के लिए नहीं सबके लिए जीने की कोशिश करो। हाँ, 9 महीने बाद रॉयल एंट्री। अरे ध्यान रखिएगा, आफ्टर मील, आफ्टर मील वाली कंडीशंस देखने को मिलती है। खाने के बाद अगर आपने चेस्ट फिजियोथेरेपी दी, आप जब उसकी पीठ को जोर जोर से थपथपाओगे या ऐसे मारोगे तो कुल मिलाकर के उस टाइम क्या हो जाता है, मरीज को वॉमिट होने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आप में खाना है तो खाना भी तो रिगर्जिटेट करेगा। तो इसलिए आपको बिफोर मील अगर आपने सिक्रेशन निकाल दिया तो मरीज की चेस्ट यानी छाती में हल्कापन भी महसूस होगा, सिक्रेशन भी निकल जाएगा, मरीज भी खुद को आसान महसूस करेगा, मरीज भी खुद को अच्छा महसूस करेगा, और उसके बाद आप इसको चेस्ट फिजियोथेरेपी देकर के खाना खिला सकते हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। जितने ने ऑप्शन नंबर ए का चयन किया उन सबके चेहरे की मुस्कुराहट आएगी, और स्पेशल खाने के 1 घंटे पहले से खाने के 2 घंटे बाद जा सकते हो। सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की बीमारी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन थिक हो जाते हैं छोटे बच्चों में, उनमें अपन ये करवाते हैं, तो ये एडवाइज की जाती है। लिख देता हूं अलग से, चेस्ट फिजियोथेरेपी
advise in cystic fibrosis patient before 1 hours of meal to 2 hours आफ्टर मील। खाने के 1 घंटे पहले से खाने के 2 घंटे बाद के बीच में कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। या तो खाना खाने से 1 घंटे पहले करो या खाना खाने के बाद ये करो। चलेगा, क्लियर है? हाँ, वाइब्रेशन देखने को मिलता है। आप पीठ को थपथपाओगे, वाइब्रेशन करोगे, पोस्चुरल ड्रेन किया जाता है। क्लियर है? पहले पीठ को थपथपाना, फिर वाइब्रेट करना, फिर उसको पोजीशन के साथ उसे ड्रेन करने की कोशिश करोगे। यहां राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला गया। तो कुल मिलाकर के ए पहले कंप्रेशन होता है, फिर वाइब्रेशन होता है और उसके बाद में पोस्चुरल ड्रेन होता है अकॉर्डिंग टू पोजीशन, अकॉर्डिंग टू लंग्स लोब। कौन से लोब से सिक्रेशन निकालना है तो ग्रेविटी फोर्स मेंटेन करोगे तो वो बाहर आएगा। कोविड के मरीजों में आपने देखा होगा कि नर्स मरीज की पीठ को थपथपा के केयर दे रही थी, वो यही था उसके जमे हुए सिक्रेशन को डिटेच कर रही थी। आराम से मरीज को बिठाया जाता था और मरीज की पीठ को थपथपाया जाता था, फिर वाइब्रेट करते थे। बहुत बढ़िया। हप कपिंग, हप कपिंग का मतलब वो फोर्सफुली कपिंग के साथ वो जो सिक्रेशन थे उसको निकालो, नहीं तो पोजीशन के साथ उसको ड्रेन करने की कोशिश करो। दैट इज कॉल्ड चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो आपकी पेशेंट की केयर के प्रति जो लगन होगी, सहजता होगी या आपका जो नॉलेज होगा, उतना ही पेशेंट को उसमें रिलीफ मिलेगा क्योंकि वो सिक्रेशन को बाहर निकाल देगा। अगला सवाल आपके सामने। द नर्स केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद द हेड इंजरी। ओ माई गॉड, अरे हम उस मरीज की केयर कर रहे हैं जिसको हेड यानी खोपड़ी में इंजरी हो गई है। ध्यान रखिएगा। वुड बी रिकॉग्नाइज विच असेसमेंट फाइंडिंग द मोस्ट इंडिकेटिव इंक्रीज आईसीपी। फिर से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन है जो कह रहा है आईसीपी बढ़ गया। पहले नंबर पे नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, पेपिलेडिमा। ऑप्शन नंबर ए और डी में लड़ाई चल रही है। एक बार गहरी सांस ले लो, फिर सोच लो, फिर पढ़ लो, फिर ऑप्शन को देख लो। तो प्यारे दोस्तों, कुछ बच्चे नोजिया वोमिटिंग लिख रहे हैं। अब मुझे बताओ, क्या नोजिया वोमिटिंग सिर्फ इंक्रीज आईसीपी में ही होता है या और भी कहीं हो सकता है? दिए गए ऑप्शन की तवज्जो तो देखो। अरे हेडेक, डिजीनेस, नोजिया या वोमिटिंग, पेपिलेडिमा, ये सब होता है इंक्रीज आया आईसीपी के मरीज में। लेकिन सब होता है तो सब में इंपॉर्टेंट कौन होता है? वो लाइन याद नहीं है क्या तुम्हें कि सारी दुनिया एक तरफ, तेरा कमरा एक तरफ, जब से खींचा है उसने खिड़की का पर्दा एक तरफ। अरे सारी दुनिया का नजर आ जाना एक तरफ और तेरा बालकनी से झांकना एक तरफ। अरे सारी क्लासें एक तरफ और 360 डिग्री में आ जाना एक तरफ। अरे दुनिया की हर किताब को भांप लेना एक तरफ और 360 डिग्री से ज्ञान लेना एक तरफ। सारी दुनिया से मिल जाना एक तरफ और माता पिता का आशीर्वाद एक तरफ। पूरी दुनिया की होटलों का खाना एक तरफ और मां के हाथ की रोटी एक तरफ। अरे है या नहीं है? तो वो लाइन याद है तो मेरे दोस्तों, खाली नोजिया वोमिटिंग की टिकटकी, जी मचलाना और उल्टी का माहौल प्रेगनेंसी के संकेत दे जाती है। अरे खाली इंक्रीज आईसीपी में नजर आती है, ऐसा कोई सवाल हमारे सामने रुक नहीं कर पाता है। अगले नंबर पे हेडेक होने का कोई कारण हो सकता है। हेडेक होने का मुख्य कारण, आपके पास हेड है तो उसमें एक दर्द हो सकता है। हेडेक तो आपको प्यारे दोस्तों मलेरिया, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स से लेकर के किसी भी बीमारी में हो सकता है। सिर्फ आईसीपी में हो या आईसीपी को पुरजोर तरीके से रिप्रेजेंट करे ये तो जरूरी नहीं है। अरे डिजीनेस का मतलब चक्कर आना, डिजीनेस और गिडीनेस कुछ कुछ होता है।
हाँ, चक्कर आ रहे हैं, अरे बहुरानी कोई खुशखबरी है क्या? अरे बेवकूफ इंसानों, कुछ भी हो सकता है। डिजीनेस आ रही है, बहुरानी का शुगर लो हो सकता है। डिजीनेस आ रही है, बहुरानी का बीपी ऊपर नीचे हो सकता है। डिजीनेस आ रही है, बहुरानी का रात का हैंगओवर नहीं उतरा होगा। डिजीनेस आ रही है, कोई भी कंडीशन में ब्रेन में एबनॉर्मलिटी हो सकती है। डिजीनेस आ रहा है, मेनिंजाइटिस हो सकती है। डिजीनेस हो रहा है, मरीज को एनसेफेलाइटिस हो सकती है। डिजीनेस हो रहा है, ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है। अरे डिजीनेस आ रही है, मरीज के कोई इलेक्ट्रोलाइट में चेंजेस आ सकता है। डिजीनेस हो रही है, कोई मेडिसिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लेकिन ये पेपिल एडिमा होता है, ये पेपिल एडिमा, बल्जिंग फॉन्टेनल्स, इंक्रीज आईसीपी, प्रोमिनेंट नेक वेन, स्काल पेन का नजर आना, ये वाली कंडीशन पेपिल एडिमा। अरे आंखों के चारों तरफ सोजन आने लगी, खोपड़े में दबाव बढ़ने लगा, ऑप्टिक डिस्क में कंप्रेशन बढ़ने लगा, मरीज को पेपिल एडिमा नजर आने लगा। तो पेपिल एडिमा इज ए क्लासिकल फीचर्स इंक्लूडेड इन इंक्रीज आईसीपी। क्लियर है? अब जो अपन सिस्टोलिक बीपी बढ़ना, वाइडेंट पल्स प्रेशर होता है, ब्रेडिकार्डिया, इन सब का एक जगह पाया जाना इसका संकेत देता है। इन सब का अलग अलग जगह नजर आना हमें कोई बड़ा संकेत नहीं देता है। तो दोनों तीनों चीजों को भांपना पड़ता है। दोनों चीजों को भांपो कि कौन कहां कहां कैसे आ रहा है। लेकिन क्या सब एक जगह आता है? जैसे कि एस बी आई तीनों आता है ना, तब इंक्रीज आईसीपी है। खाली सिस्टोलिक बीपी बढ़ा तो कोई इंक्रीज आईसीपी थोड़ी, नॉर्मल पेशेंट भी तो हो सकता है। दूसरे नंबर पे ब्रेडिकार्डिया। अरे मुझे बताओ, ब्रेडिकार्डिया सिर्फ यही होता है क्या? ब्रेडिकार्डिया तो बहुत बीमारियां हैं। शरीर में पानी वानी अनकंपनसेटरी होगा, पानी की कमी आएगी, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इंक्रीज आईसीपी या इरेगुलर रेस्पिरेशंस देखने को मिलता है। तो सांसों की सारी तकलीफों में इरेगुलर ही तो होता है, रेगुलर थोड़ी होता है। तो दिए गए ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाओ। क्लियर है? हां, यहां बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना है। बहुत बढ़िया। कुशिंग ट्राइड कहते हो एसबीआई को। न्यूरोजेनिक शॉक में ब्रेडिकार्डिया होता है, सही है, बात है बेटा। किसी को मेरा कमेंट विजिबल हो रहा है क्या? मुझे तो हो रहा है। आपके वहां से निकल रहा है घर से कमेंट, तो फिर यहां पहुंच ही रहा होगा। क्या है सर? इंक्रीज आईसी में लंबार पंक्चर कॉन्ट्राइंडिकेट होता है क्योंकि वो फ्लो को चेंज कर देगा, हाइड्रोसिफिलस को डैमेज कर देगा। क्लियर है? तो उसमें लंबार पंक्चर नहीं किया जाता है। उधर से दबाव बढ़ा है तो वो एकदम ब्रेन को बल्ज कर देगा, क्योंकि ये प्रेशर डाइवर्ट होगा, प्रेशर डाइवर्ट होते ही ब्रेन बल्ज हो जाता है। इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। वीरपाल बोल दिया बेटा, ब्रेन की बल्जिंग के लिए, ब्रेन के प्रोलेप्स होने के लिए उस चीज का बचाव करने की कोशिश की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपका डेम्स परिवार जयपुर के ऑफलाइन सेंटर पे और डेम्स अल्फा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कनेक्ट होकर के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर को लीजिएगा और अपने आप को यूनिक बना सकते हो। डेम्स संग तैयारी करोगे, अपने आप को नए कंटेंट से रूबरू जरूर करा पाओगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला गया। इसी के साथ में प्यारे दोस्तों, आज के दिन के समय की सीमाएं हो चुकी है समाप्त। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज का सेशन लगा होगा जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला, कंसेप्ट लॉजिक रैशनल से भरपूर और सफलता के सर्वोच्च शिखर पे ले जाने वाला, उस लाइन को सार्थक करने वाला कि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू देख सपने बड़े पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। हर एक चीज को अच्छे से पहचानना है, अपने कदमों की काबिलियत को पहचानना है और उस लाइन को मजबूत करना है कि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। अच्छा, अरे आपकी क्वालिटी, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका कंसेप्ट लॉजिक रैशनल बिना स्लाइडों के आपके सामने डेली सुबह 9:30 बजे आना, अपनी लेगेसी को मेंटेन करके दिखाना और नर्सिंग को सारे सब्जेक्ट को 360 डिग्री के घुमाना अपने आप को यूनिक बनाएगा। मुश्किल कुछ नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, यूं बैठे बैठे कभी जय जयकार नहीं होती है। अपने आप को यूनिक बनाना है तो इस भट्टी में तपाना तो पड़ेगा, जलाना तो पड़ेगा। सूरज की तरह चमकने का सपना सबका होता है, चमक वही पाता है जो खुद को सूरज की तरह जलाने की औकात रखता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में कमेंट की तबाही ले आएगा। मिलते हैं कल फिर सुबह 9:30 बजे आपके अपने वन एंड ओनली 360 के सेशन में। चेहरे पे मुस्कुराहट लाएंगे, एग्जामिनर को उसकी औकात दिखाएंगे और घबराने की क्या बात है जब हम आपके साथ हैं। आज के लिए इतना ही। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे डेम्स परिवार के साथ और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।